हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे गांधी जी के आंदोलन। जब भी आप आधुनिक भारत के इतिहास पढ़ते हैं दोस्तों, वहाँ पे सर्वाधिक वर्णन मिलता है गांधी जी के द्वारा किए गए आंदोलन का, जिसको हम लोग विस्तृत रूप में आज के वीडियो में देखने वाले हैं। और जितने भी एग्ज़ाम हैं दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाते हैं। गांधी जी के जीवन पर आधारित जितने भी आंदोलन हैं उनसे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। लेकिन हम लोग उससे जुड़ी और भी महत्वपूर्ण बातें जो है जानेंगे। स्टार्टिंग से उनका जीवन परिचय थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे जाते हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात प्रांत के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, तो ये स्थान को आप याद रखेंगे, पोरबंदर। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इनका वास्तविक नाम जो है मोहनदास था। इनके पिताजी का नाम था करमचंद गांधी तथा माता का नाम था पुतलीबाई, तथा 13 वर्ष की आयु में इनका विवाह कस्तूरबा के साथ हुआ था। तो इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा। 1888 ईस्वी में कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए ये इंग्लैंड गए थे। 1891 में इन्हें बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त हुई और इसी वर्ष ये भारत आ गए। इसके बाद इन्होंने राजकोट में वकालत प्रारंभ की और 1893 में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो ये भी पूछा जा चुका है दोस्तों, किस व्यापारी की पैरवी के लिए वे दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो नाम याद रखिएगा, दादा अब्दुल्ला की मुकदमे लड़ने के लिए वो कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में। इसी बीच उनके साथ एक घटना घटती है दोस्तों, जो घटना उनके जीवन काल की एक प्रमुख घटना थी, क्योंकि यही वो घटना थी दोस्तों जिसने नस्ल और रंग पक्षपात अस्पृश्यता के बारे में सोचने पर उनको प्रेरित किया था। जब वे डरबन से प्रिटोरिया रेलवे कोच के प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा कर रहे थे, तो पीटर मेरिट्सबर्ग नामक स्टेशन पर एक अंग्रेज ने उन्हें जबरदस्ती प्रथम श्रेणी के डिब्बे से उतार दिया। इस घटने ने उन्हें नस्ल और रंग पक्षपात के बारे में सोचने के लिए प्रेरित किया। तो ये भी पूछा जा चुका है। रेलवे स्टेशन का नाम याद रखेंगे, पीटर मेरिट्सबर्ग, जहाँ से इनको धक्के मार के जो है प्रथम श्रेणी के डिब्बे से उतार दिया गया था। इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। 1903 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से इंडियन ओपिनियन नामक पत्र निकालना प्रारंभ किया था। 1904 में डरबन से 84 मील दूर इन्होंने फिनिक्स में आश्रम की स्थापना की। 1906 में गांधी जी पहली बार दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह दर्शन का विकास किया। तो ये पहला सत्याग्रह प्रदर्शन था दोस्तों, जो कि भारत से बाहर किया गया था। ठीक है, कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में 1906 में, जो कि परवाना कानून के विरुद्ध था। ठीक है, 1908 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में ही पहली बार जेल गए। 1909 में इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका आते समय जल जहाज में ही इन्होंने हिंद स्वराज नामक पुस्तक गुजराती भाषा में लिखी थी। तो ये भी कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक की लेखक कौन है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। 1909 में इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका आते समय जल जहाज में इन्होंने हिंद स्वराज नामक पुस्तक गुजराती भाषा में लिखी थी। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो कब लौटे थे भारत? 1915 को, 9 जनवरी 1915 को। और इसीलिए 9 जनवरी को प्रतिवर्ष प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत वापस आने के क्रम में इन्होंने भारत की पृष्ठभूमि और राजनीतिक स्थिति को समझने का प्रयास किया, और इस क्रम में वे गोपाल कृष्ण गोखले जी से काफ़ी प्रभावित हुए और उन्हें अपना गुरु मान लिया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले जी। तो भारत पहुंचने के बाद दोस्तों उन्होंने तुरंत आंदोलन या कोई भी प्रदर्शन तुरंत के तुरंत नहीं किया। ठीक है, और उन्होंने सबसे पहले भारत की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को समझने का प्रयास किया। इसकी सलाह उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी ने दिया था। ठीक है, इसी क्रम में गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए, तो सबसे पहले उन्होंने गुजरात के अहमदाबाद में कोचरब आश्रम स्थापित किया। हालांकि 2 साल बाद आश्रम प्लेग की चपेट में आ गया और गांधी जी को अपने आश्रम को इस बार साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित करना पड़ा था। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे, यानी कि 1915 के समय, तब उस समय दुनिया में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। उस समय गांधी जी ने अंग्रेजों को विश्व युद्ध में सहायता करने की नीति को बढ़ावा दिया था, ताकि अंग्रेज भी भारतीयों की स्थिति और मांगों के ऊपर नरम व्यवहार करे। इस क्रम में गांधी जी ने भारतीयों को विश्व युद्ध में अंग्रेजों की मदद के लिए अंग्रेजी सेना में भर्ती होने का प्रोत्साहन दिया था। इसको देखते हुए भारतीयों ने उस समय गांधी जी को भर्ती करने वाला सार्जेंट के नाम से संबोधित किया था, और अंग्रेजों ने गांधी जी को इसके बदले में
1915 में केसरे हिंद की उपाधि दी थी। इसके बदले में यानी कि प्रथम विश्व युद्ध में उनकी सहायता करने के लिए अंग्रेजों ने उनको एक नाम दिया था केसरे हिंद। ठीक है, तो केसरे हिंद की उपाधि किसको मिली थी ये भी क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। तो महात्मा गांधी की किसने दिया था? अंग्रेजों ने दिया था 1915 में। किस लिए दिया था? तो प्रथम विश्व युद्ध में सहायता करने के लिए। इसी केसरे हिंद की उपाधि को दोस्तों असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी वापस करते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट उपाधि थी उनको मिलने वाली, केसरे हिंद याद रखिएगा, महात्मा गांधी जी को ये उपाधि मिली थी। अब आते हैं दोस्तों गांधी जी द्वारा किए गए भारत में आंदोलन। ठीक है, सबसे पहला आंदोलन था उनका 1917 में था चंपारण्य आंदोलन। तो चंपारण्य आंदोलन क्या था? 1917 में चंपारण बिहार के एक स्थानीय नेता जिनका नाम राजकुमार शुक्ल था, वे गांधी जी से मिले और चंपारण बिहार की स्थिति के बारे में बताया। वहाँ की 3 कठिया प्रणाली के बारे में गांधी जी को जानकारी दी और गांधी जी से चंपारण्य चलने को कहा। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेज बागान मालिकों ने किसान से यह करार करा लिया था कि वे अपनी भूमि के 3/20 हिस्से पर नील की खेती अवश्य करेंगे। इसी को 3 कठिया प्रणाली कहा जाता है। यानी कि वो बाध्य थे, ना चाहते हुए भी उनको 3/20वां हिस्सा पर क्या करना पड़ता था दोस्तों? नील की खेती करनी पड़ती थी। इस चंपारण्य सत्याग्रह का परिणाम यह निकल कर आया कि इस 3 कठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया गया और इसके साथ साथ करों को भी 25% तक कम कर दिया गया। यह गांधी जी के प्रमुख आंदोलनों में से एक था। तो भारत में उनका प्रथम आंदोलन ही सफल रहा था। यह चंपारण्य सत्याग्रह गांधी जी की भारत में प्रथम विजय साबित हुई थी और भविष्य में गांधी जी को भारत के एक बड़े नेता के रूप में होने के द्वार भी खुल गए थे। इस सत्याग्रह के बाद रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई थी। उसके बाद से उन्हें महात्मा गांधी के नाम से बुलाया जाने लग गया था। ठीक है, तो महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी सफल चंपारण्य आंदोलन होने पर। ठीक है, 1917 के बाद तुरंत 1918 में हुआ अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। चंपारण्य सत्याग्रह के बाद 1918 में गांधी जी अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों से मिले और उनकी समस्या को समझा। यहाँ का विवाद प्लेग एक बोनस को लेकर था। जब प्लेग की समाप्ति हुई तो मिल मालिक बोनस को समाप्त करना चाहते थे। मजदूरों ने इसका विरोध किया तथा गांधी जी ने मजदूरों को हड़ताल पर जाने को कहा और यह घोषणा की कि उन्हें 35% बोनस मिलना चाहिए, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के कारण महंगाई काफ़ी बढ़ चुकी थी। गांधी जी अनशन पर बैठ गए। तब मिल मालिकों ने यह मामला न्यायाधिकरण को सौंपने का फैसला किया। न्यायाधिकरण ने 35% बोनस देने का फैसला सुनाया और गांधी जी का यह सत्याग्रह भी सफल रहा। 1918 में ही हुआ दोस्तों खेड़ा आंदोलन। अब खेड़ा आंदोलन क्या था दोस्तों? तो 1918 में ही गांधी जी खेड़ा गुजरात में हो रहे किसानों के साथ अत्याचार के विरुद्ध, अंग्रेजों के यहाँ पर किसानों की फसलें नष्ट हो जाने के बाद भी उनसे करों की वसूली की जा रही थी। तो अंग्रेज द्वारा क्या किया जा रहा था? फसल नष्ट हो जाने के बाद भी कर लिया जा रहा था, जिसके विरुद्ध में आंदोलन किया गया था, जिसे खेड़ा आंदोलन कहा जाता है। गांधी जी ने किसान को लगान न देने के लिए कहा। इस मामले की जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि लगान माफ कर देना चाहिए। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में किए गए उनके कार्यों को लेकर वे भारत में भी काफ़ी चर्चित थे और इन आंदोलनों में भी सफलता पाते हुए वे भारत में बड़े नेता के रूप में देखे जाने लगे थे। तो ये शुरू के जो 3 आंदोलन थे, तीनों में इन्होंने सफलता प्राप्त किया था। 1917 में चंपारण्य, 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन और 1918 में दोस्तों खेड़ा आंदोलन। उसके बाद दोस्तों सन 1919 में रोलेक्ट एक्ट आया। जब 1918 में विश्व युद्ध समाप्त हो गया था तो उसके बाद ही 1919 में अंग्रेजों द्वारा रोलेक्ट एक्ट को भारत में लाया गया था। अब ये रोलेक्ट एक्ट है क्या दोस्तों? तो इस एक्ट की मदद से दोस्तों वो जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे उनके विरुद्ध जो आवाज़ उठाई जा रही थी उनको दबाना ही इस एक्ट के थ्रू जो है उनका मूल उद्देश्य था। परंतु उस एक्ट में भारतीयों के लिए कोई अच्छी बात नहीं थी, जैसा गांधी जी और भारत के लोग सोच रहे थे कि भारतीयों को विश्व युद्ध में अंग्रेजों की मदद के लिए अंग्रेजी सेना में भर्ती होने के प्रोत्साहन दे रहे थे, ताकि विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज भारत के लिए कुछ अच्छे कदम उठाएंगे। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और इस एक्ट के माध्यम से दोस्तों वो बिना अपील और दलील के किसी के भी ऊपर कार्रवाई कर सकते थे। इसलिए इसे बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया था। तो ये भी पूछा जा चुका है, बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून किसको कहते हैं? रोलेक्ट एक्ट को।
इस अंधे कानून का विरोध दोस्तों देश में बढ़ चढ़कर हुई और इसी क्रम में पंजाब के दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के बाद जनता का आक्रोश तेज हो गया। कई जगह हिंसाएं हुई थी। अमृतसर शहर में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को शाम 5 बजे जलियांवाला बाग में विशाल सभा में रोलेट एक्ट, डॉक्टर सत्यपाल आदि के बारे में भाषण चल रहा था। तभी सैन्य अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल रोगिनाल्ड डायर ने फौज द्वारा भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया और इस घटना कांड में लगभग 1500 लोग मारे गए। वैसे सरकारी आंकड़ों के अनुसार मारे गए लोगों की संख्या 179 और घायलों की संख्या 1200 बताई गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब प्रांत का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर था, जिसकी हत्या 1940 ईस्वी में उधम सिंह जी ने लंदन में कर दी थी। जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु हंटर कमेटी की स्थापना की थी 1919 ईस्वी में ही, जिसके अध्यक्ष कौन थे? जीसी हंटर थे। तो हंटर कमेटी का जो गठन हुआ वो भी किससे जुड़ा है दोस्तों? जलियांवाला बाग नरसंहार से। ठीक है। उसके बाद जो अगला आंदोलन हुआ वो खिलाफत आंदोलन था, जो कि 1919 से 1922 तक चली थी। उस समय तुर्की के खलीफा को सारे विश्व के मुस्लिमों का धार्मिक गुरु माना जाता था और उनके ऊपर अंग्रेजों द्वारा बुरा व्यवहार किया जा रहा था और अंग्रेज के उनके साथ इस बुरे व्यवहार को लेकर भारत में मुस्लिमों ने अंग्रेजों के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन को शुरू कर दिया था। गांधी जी ने भी इस आंदोलन में सहयोग किया था, क्योंकि वे मुस्लिमों का भी भारत के अंग्रेजों के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ना चाहते थे और इसी को खिलाफत आंदोलन को ही दोस्तों हिंदू मुस्लिम की एकता का आंदोलन कहा जाता है। इस आंदोलन का नेतृत्व अली बंधुओं शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा किया जा रहा था, परंतु बाद में इस खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी को दे दिया गया था। नेक्स्ट आंदोलन है असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 में हुआ था। इन सब घटनाओं को देखते हुए गांधी जी द्वारा अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत करी गई थी और यह गांधी जी का भारत में प्रथम सबसे बड़ा आंदोलन में से एक था। यह आंदोलन अहिंसक होना था, जिसमें भारतीयों को अपनी किताबों का त्याग करना था, सरकारी शिक्षण संस्थानों, सरकारी सेवा, विदेशी सामान और चिराओं का बहिष्कार करना था और अंततः करों का भुगतान करने से इनकार करना था। गांधी ने भी अपने केसर-ए-हिंद की डिग्री का त्याग कर दिया। डिग्री यानी कि उनकी जो उपाधि थी केसर-ए-हिंद की, जो अंग्रेजों ने दिया था प्रथम विश्व युद्ध में, जो सहायता गांधी जी ने की थी, तब उसके बदले में 1915 में उनको केसर-ए-हिंद की उपाधि दी थी, उनका भी त्याग वो किए थे। उसके बाद दोस्तों होता है चौरी चौरा कांड, जो कि 4 फरवरी 1922 को होती है। अब यहाँ पे होता क्या है, जो जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था उसकी वजह से सारे लोग तो आक्रोशित थे ही। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में चौरी चौरा में किसानों के एक जुलूस पर पुलिस वालों द्वारा गोली चलाने पर भीड़ ने थाने को जला दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। इस घटना के बाद गांधी जी ने इस असहयोग आंदोलन को हिंसात्मक होते हुए देख इसको समाप्त करने का निर्णय लिया, परंतु इस असहयोग आंदोलन को समाप्त करने के फैसले की आलोचना बहुत भारतीय नेताओं ने की थी। जैसे सुभाष चंद्र बोस द्वारा इस फैसलों को राष्ट्रीय संकट कहा गया था। इसके साथ कई नेता जैसे चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू आदि ने इस असहयोग आंदोलन को समाप्त करने के फैसले की आलोचना की थी, परंतु गांधी जी भी अपने इस फैसले पर डटे रहे थे और बाद में सबने इस फैसलों को स्वीकार कर लिया था। उसके बाद होता है दोस्तों स्वराज पार्टी का गठन सन 1923 में। ये भी कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों, सन पूछा जा चुका है कि स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था, तो 1923 में होती है। ठीक है। इसके बाद कुछ नेता थे जो गांधी जी के विचारों से सहमत नहीं रहा करते थे और ऐसे में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, जो गांधी जी के विचारों के साथ सहमत नहीं रहा करते थे, उन्होंने एक नई पार्टी की स्थापना करने का निर्णय लिया। तो स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर। इस क्रम में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में मार्च 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट है दोस्तों साइमन कमीशन का भारत में आना। सन 1928 में साइमन कमीशन भारत आती है। साइमन कमीशन सन 1928 में संवैधानिक सुधार का अध्ययन करने के लिए भारत आया। भारतीय संवैधानिक सुधारों को देखने के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई। साइमन कमीशन का नेतृत्व सर जॉन साइमन ने किया था, जिनमें 7 अंग्रेज सदस्य थे
और उसमें एक भी भारतीय नहीं थे। चूँकि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, भारतीयों ने इसे अपमान के रूप में देखा, क्योंकि उन्हें लगा कि कुछ अंग्रेज हमारे भाग्य का निर्धारण नहीं कर सकते, इसलिए इस आयोग का बहिष्कार किया गया था। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को विलायत से मुंबई पहुंचा। यहां इसका स्वागत देशव्यापी हड़ताल से हुआ और जब कमीशन दिल्ली पहुंचा तो वहां काले झंडों और साइमन कमीशन वापस जाओ के नारों के साथ विरोध किया गया। साइमन जब लाहौर पहुंचा तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इसके खिलाफ प्रदर्शन किया गया, पर पुलिस की लाठीचार्ज के कारण ही कुछ दिनों के बाद लाला जी की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद अगला जो आंदोलन था दोस्तों, वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि 1930 से 1934 तक चली थी। यह आंदोलन गांधी जी का असहयोग आंदोलन के बाद भारत में दूसरा बड़ा आंदोलन साबित हुआ था। यह आंदोलन 1930 से लेकर 1934 तक चला था, परंतु कुछ कारणों की वजह से इस आंदोलन के समय काल के बीच में एक समय ऐसा था जिसमें यह आंदोलन नहीं चला था। इसका तात्पर्य यह है कि 1930 से लेकर 1934 तक यह आंदोलन 2 चरणों में चला था। पहला चरण 1930 से लेकर 1931 तक चला था और दूसरा चरण 1932 से लेकर 1934 तक चला था। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन भारतीय लोगों की मांगों को स्वीकार करने के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाने हेतु असहयोग आंदोलन का एक रूप था। इसी बीच में हुई दोस्तों दांडी यात्रा, जिसको दांडी मार्च भी कहा जाता है, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। दांडी मार्च या दांडी यात्रा करने का मुख्य कारण क्या था दोस्तों? जो 11 सूत्री मांगे थी गांधी जी के द्वारा लॉर्ड इरविन से, उसको नज़रअंदाज कर देना। इरविन उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप वो दांडी यात्रा करते हैं। सन 1930 में गांधी जी ने उस समय के भारत में वायसराय लॉर्ड इरविन के समक्ष 11 सूत्री मांगे रखी थी और इन 11 सूत्री मांगों में भारतीयों को कैद से छोड़ने, सेना का खर्च कम करने आदि मांगे थी। लॉर्ड इरविन के द्वारा गांधी जी की इन 11 सूत्री मांगों के ऊपर कोई कदम नहीं उठाए गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने इसके विरोध में आंदोलन करने का निर्णय लिया और दांडी मार्च करने की घोषणा कर दी थी। दांडी मार्च को गांधी जी द्वारा नमक कर के विरोध में चलाया गया था और इसके साथ साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने के लिए भी इस दांडी मार्च को चलाया गया था। तो उनका कारण क्या था दोस्तों? 11 सूत्री मांग के ऊपर था। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि किस कर के विरोध में था या किसके विरोध में था? तो दोस्तों नमक कर के विरोध में, इसको भी आप याद रखेंगे, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। यह दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 तक चला था और यह दांडी मार्च गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम से लेकर दांडी गुजरात तक चलाया गया था। ये भी कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों, कहाँ से कहाँ तक चला था? तो साबरमती आश्रम से लेकर गुजरात तक चलाया गया था। इसमें गांधी जी के साथ भारत के अलग अलग क्षेत्रों से कुल 78 सहयोगियों ने भाग लिया था और इसकी दूरी 241 मील की थी। तो दांडी यात्रा की जो दूरी थी दोस्तों, जो दूरी उन्होंने तय की थी 12 मार्च से 6 अप्रैल तक, वो थी 241 मील। शुरुआत में तो गांधी जी के साथ सिर्फ यह 78 सहयोगी ही दांडी मार्च के लिए निकले थे, परंतु दांडी पहुंचते पहुंचते बहुत सारे लोग इस दांडी मार्च में जुड़ते चले गए और यह संख्या लाखों में पहुंच गई थी। दांडी पहुंचकर गांधी जी द्वारा वहां नमक उठाकर इस नमक कर के कानून का विरोध किया गया और यह दांडी मार्च बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रहा था, जिसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने इसकी तुलना मुसोलिनी और नेपोलियन की यात्रा से भी की थी। उसके बाद हुआ दोस्तों गोलमेज सम्मेलन 1930 से 1932 तक थी, ठीक है, यानी कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930 से 1932 के बीच में। 1930 से लेकर 1932 तक अंग्रेजों द्वारा सम्मेलन का आयोजन ब्रिटेन में करवाया गया ताकि भारत के विभिन्न दल उन सम्मेलनों में अपनी बातें उनके समक्ष रख सके और उन्हें गोलमेज सम्मेलन का नाम से जाना जाता है। इस क्रम में 1930 से 1932 तक अंग्रेजों द्वारा 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन ब्रिटेन में कराया गया, जिसमें प्रतिवर्ष एक गोलमेज सम्मेलन हुआ करता था। गांधी जी ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था दोस्तों, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, कि कितने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो याद रखिएगा केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, पहले और तीसरे में नहीं लिया था। भारत की ओर से तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो हिस्सा लिया था वो भी पूछा जा चुका है दोस्तों। तो याद रखिएगा कि भीमराव अंबेडकर जी और सुभाष चंद्र बोस जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। गांधी इरविन समझौता ये 1931 में हुई थी दोस्तों, ठीक है।
इस सविनय अवज्ञा आंदोलन से लॉर्ड इरविन को बहुत परेशानी हुई, जिसकी वजह से उन्होंने गांधी जी के साथ एक समझौता किया था। यह गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है और यह समझौता 5 मार्च 1931 में हुआ था। इससे जुड़ी खास बात यह थी दोस्तों कि इस समझौते के तहत दांडी मार्च के राजनीतिक बंदियों को रिहा किया गया और इस समझौते के बाद ही भारतीयों को फिर से नमक बनाने का हक मिला था। लेकिन इस गांधी इरविन समझौते में दोस्तों एक और समस्या थी, जिससे जो भारतवासी थे वो सभी नाराज़ हो गए थे, क्योंकि इसी बीच जो है भगत सिंह को फांसी होने वाली थी, सरदार भगत सिंह को। और कई लोग यहाँ पे नाराज़ थे कि गांधी जी यदि चाहते तो सरदार भगत सिंह जी को इसी समझौते के तहत छुड़ा सकते थे। पर गांधी जी ने इसका जवाब ये दिया था कि मैं हिंसा का समर्थक नहीं करता हूँ। गांधी इरविन समझौता के बाद दोस्तों 1932 में होता है पूना पैक्ट समझौता। और ये पूना पैक्ट समझौता किनके बीच हुआ था? महात्मा गांधी जी के बीच और भीमराव अंबेडकर के बीच, ठीक है। और कहाँ पे हुआ था? तो यरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था। अगस्त 1932 में ब्रिटिश सरकार ने दलितों को 2 वोट का अधिकार दिया। अंग्रेजों के इस फैसले के खिलाफ गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए थे। उसके बाद 24 सितंबर 1932 को पुणे की यरवदा जेल में गांधी अंबेडकर के बीच इसे खत्म करने के लिए समझौता हुआ था। इसे पूना पैक्ट समझौता कहा जाता है। गांधी जी ने अछूतों के पृथक राजनीतिक अस्तित्व को मान्यता दिए जाने पर विशेष रूप से असंतोष व्यक्त किया। उनका कहना था कि यह एक अलगाव की पक्की दीवार बन जाएगी। उन्होंने कहा कि मैं अछूतों के महत्वपूर्ण हितों की बलि नहीं चढ़ने दूंगा, चाहे देश को स्वाधीनता मिले या न मिले। उन्होंने कहा कि पृथक निर्वाचन और पृथक आरक्षण की व्यवस्था से विलगाव का दुर्भाग्य नहीं टाला जा सकता। इनका कहना था कि छुआछूत हिंदू धर्म का अंग नहीं है। मैं तो सोचता हूँ कि अगर हिंदू धर्म में अस्पृश्यता बनी ही रहती है तो इससे अच्छा यही है कि इस धर्म को नामो निशान मिट जाए। वे कहते थे कि अंबेडकर ने जो रवैया अपनाया है उससे हिंदू धर्म के टुकड़े हो जाएंगे, और ये समझकर ही वो आमरण अनशन पर बैठे थे। अब होता है दोस्तों एक महत्वपूर्ण आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में होता है। 1939 में दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी और अंग्रेजी की ओर से पूरी कोशिश की जा रही थी कि भारतीयों को पहले की तरह ही इस बार भी अंग्रेजी सेना में ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती किया जाए और दूसरे विश्व युद्ध की लड़ाई के लिए भेजा जाए। बहुत सारे प्रतिनिधिमंडल भी भारत आए जो भारतीयों को अंग्रेजों को विश्व युद्ध में मदद करने का प्रोत्साहन दे रहे थे। परंतु जैसा धोखा अंग्रेजों के प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीयों के साथ किया था, वैसा धोखा भी इस बार भी कर सकते थे। और यह बात भारतीयों को इस बार समझ आ चुकी थी और इस बार भारतीय लोग पूरी तरह से अंग्रेजों की इस दूसरे विश्व युद्ध में कोई मदद नहीं करना चाहते थे। इस क्रम में ब्रिटेन से क्रिप्स मिशन भी भारत आए और वे भारत में अपने कार्यों को लेकर पूर्णतः असफल रहे, क्योंकि अब भारतीयों को अपने हितों का ज्ञान अच्छे से हो गया था। और इस क्रिप्स मिशन के संबंध में गांधी जी द्वारा यह कहा गया था कि यह पोस्ट डेटेड चेक है, यह आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक डूबने वाला है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पोस्ट डेटेड चेक किसको कहा गया था? तो क्रिप्स मिशन को। इस क्रिप्स मिशन के भारत में असफल हो जाने के बाद तब गांधी जी ने भारत में एक ऐसे आंदोलन को शुरू किया जो भारत की अंतिम सबसे बड़ी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई में से एक बना। और यह आंदोलन गांधी जी द्वारा 1942 में शुरू किया गया अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन था। इसी आंदोलन को दोस्तों अगस्त क्रांति के भी नाम से जाना जाता है। इसके बाद अंग्रेजों द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया, जिसके तहत गांधी जी सहित लगभग सारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। गांधी जी को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में कैद करा गया था। तो कहाँ रखा गया था गिरफ्तार करने के बाद? आगा खां पैलेस में। ये भी पूछा जा चुका है। और अंग्रेजी की ओर से पूरी कोशिश इस आंदोलन को दबाने की हो रही थी, परंतु इस आंदोलन की दूसरी पंक्ति के नेताओं ने अलग अलग क्षेत्रों से यह आंदोलन जारी रखा। इसके साथ साथ लोगों ने भी इस आंदोलन में खूब सहयोग किया था और यह आंदोलन भारत के अंतिम सबसे बड़ी स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में से एक बना। भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात दोस्तों मुस्लिमों के लिए अलग देश की मांग उठने लगी थी दोस्तों, जिसका नेतृत्व कर रहे थे जिन्ना। और इसी क्रम में 22 मार्च 1947 को ब्रिटिश भारत का 34वां एवं अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन भारत आया और लगभग 2 महीने की वार्ता के पश्चात लॉर्ड माउंटबेटन इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भारत के विभाजन होना अनिवार्य है। लॉर्ड माउंटबेटन की योजना के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 अलग देश बना दिए गए, जिसमें पाकिस्तान 2 शाखा में बटी थी, एक पश्चिमी पाकिस्तान और इधर पूर्वी पाकिस्तान भी था। मुस्लिम बाहुल्य होने के कारण
जो कि वर्तमान में भी बांग्लादेश है। अंततः दोस्तों महात्मा गांधी जी की 30 जनवरी 1948 को जो है निधन हो जाता है। बिरला हाउस में शाम की प्रार्थना के दौरान नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो ये उनके जीवन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण आंदोलन और घटनाएं थी दोस्तों, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आधुनिक भारत के इतिहास के दृष्टिकोण से। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो दोस्तों, इसी प्रकार की वीडियोस पाना चाहते हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।